Hello everyone, how are you all? Welcome back to the another video of Economic Fair Burner by Rishu Agarwal. तो स्टूडेंट्स, इससे लास्ट क्लास में हमने हमारा स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 एंड 1990। उसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए या अपलिफ्ट करने के लिए क्या क्या मेजर्स उठाए थे। आज हम हमारी इस वीडियो में इस क्लास में पढ़ेंगे कि दूसरे सेक्टर के बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए या अपलिफ्ट करने के लिए, या फिर यूं कहें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाए, कौन कौन से स्टेप्स उठाए, जिससे कि हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस है इकोनॉमी का वो स्ट्रांग हो। तो इसमें हमारे गवर्नमेंट ने सबसे पहले बनाया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इससे पहले हमारे पास एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था इन द ईयर 1948, विच वॉज नॉट अ मच सक्सेस। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने उस रेजोल्यूशन को रिव्यू किया और उसमें कुछ चेंजेस किए। 1956 में फिर से एक नया रेजोल्यूशन पास किया, और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या था? It was a comprehensive package. It was a comprehensive package of policy measures covering various enterprises. जितनी भी एंटरप्राइजेस थी, देखो दो तरह की एंटरप्राइजेस होती हैं हमारी इकोनॉमी में। वन इज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती हैं, एंड द अदर वन आर द प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर जिसको ओन करता है एंड कंट्रोल करता है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने इन दोनों तरह के एंटरप्राइजेस को कवर करके इन दोनों से रिलेटेड जितने भी पॉलिसी मेजर्स थे वो क्रिएट किए। तो ऑल द पॉलिसी मेजर्स विच वर क्रिएटेड फॉर वेरियस एंटरप्राइजेस under the industrial policy resolution 1956 gave the priority majority role to the leading role to the public sector enterprises। गवर्नमेंट का एक IPR 1956 जो था ना, वो गवर्नमेंट का एक क्लियर डिक्लेरेशन था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रोसेस में द लीडिंग रोल will be given to the public sector and the private sector will be given the secondary role. Private sector would be there just to supplement the efforts of the government। तो इसमें क्या था कि जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रोसेस था उसमें जो पब्लिक सेक्टर्स थे उसको क्या लीडिंग रोल दिया गया। अब क्यों लीडिंग रोल दिया गया? देखो स्टूडेंट्स, एट दैट टाइम हमारी इकोनॉमी में फंड्स तो थे नहीं, पैसा नहीं था। तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते थे दे वर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। उनके पास पैसा नहीं था कि वो इन्वेस्ट करें और इंडस्ट्रीज लगाएं। दूसरा, उनको कोई इनिशिएटिव भी नहीं मिलता था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तीसरा, और क्या रीजन था इसका कि जो पब्लिक सेक्टर है इट वर्क्स फॉर द सोशल वेलफेयर, जबकि जितना भी प्राइवेट सेक्टर है दैट वर्क्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, या यूं कहें कि 1950 के टाइम पे गवर्नमेंट का जो मेन एम था, मेन फोकस था, वो क्या था? उनका सोशल वेलफेयर। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को लीडिंग रोल दे दिया जाता तो हमारी इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वुड हैव बीन द मेन एम इंस्टेड ऑफ सोशल वेलफेयर। तो इसीलिए IPR 1956 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमारे जितना भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रोसेस होगा उसमें पब्लिक सेक्टर या स्टेट को लीडिंग रोल दिया जाएगा। लेट्स स्टडी व्हाट वर द फीचर्स ऑफ दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट फीचर रहा वो था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो IPR 1956 में गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपनी सारी इंडस्ट्रीज को तीन तरह से क्लासिफाई किया, स्केड्यूल A, स्केड्यूल B एंड स्केड्यूल C। अब स्केड्यूल A में कौन सी इंडस्ट्रीज आती थी? इट कंप्राइज्ड इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। तो इसमें वो इंडस्ट्रीज आती थी जो सिर्फ किसके द्वारा ओन की जाती थी? गवर्नमेंट के द्वारा। इट कंप्राइज्ड ओनली ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और इसमें 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ पब्लिक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में, या गवर्नमेंट ही उनको ओन कर सकती थी। प्राइवेट सेक्टर को उसमें एंटर करने का कोई भी परमिशन नहीं था। एंड वो ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज थी? जैसे रेलवेज, शिपिंग्स, आर्म्स एटसेट्रा, राइट। तो देन वी हैव स्केड्यूल B। अब स्केड्यूल B कौन सा था? In it 12 industries were placed which would progressively state owned and secondary role was given to the private sector। अब स्केड्यूल B में हमारे पास 12 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें कि जो मिक्स्ड थी, जिसमें स्टेट एज वेल एज द प्राइवेट एंटरप्राइजेस दोनों एंटर कर सकती थी, बट
जो उसमें प्रोग्रेसिव रोल या मेन रोल किसका रहता था, स्टेट का। स्टेट ही उनको ओन करती थी। प्राइवेट सेक्टर जो था वो सिर्फ गवर्नमेंट के जितने भी एफर्ट्स थे उनको सप्लीमेंट करती थी। तो सेकंड हमारे पास कौन सी थी, मिक्स्ड, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों एंटर कर सकती थी। द थर्ड वन इज द स्केड्यूल सी। अब स्केड्यूल सी में कौन सी इंडस्ट्रीज रह गई, इन 17 और 12, इन 29 इंडस्ट्रीज को छोड़ के जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, इट कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज। तो रिमेनिंग हमारे को इन 29 को छोड़ के जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, दे वर टू बी ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। इसमें प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही ये ओन की जाती थी, बट फिर भी स्टेट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन प्राइवेट सेक्टर को भी, इंडस्ट्रीज को भी अपने कंट्रोल में रखा। और किस तरह से रखा, थ्रू लाइसेंसिंग। अब जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, जब भी वो इंडस्ट्रीज लगाती थी तो उनको क्या लेना पड़ता था, गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ता था। तो इस तरह से चाहे स्केड्यूल सी में प्राइवेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी, बट दे वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट इटसेल्फ थ्रू द process of licensing. This was the first feature of IPR 1956, classification of industries into 3 parts, Schedule A, Schedule B and Schedule C. Then second is the licensing. अब देखो स्टूडेंट्स, हमने Schedule C की बात की कि जिसमें ऐसी इंडस्ट्रीज थी, रिमेनिंग उन 29 इंडस्ट्रीज को छोड़ के ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि प्राइवेट ओन्ड रहती थी। लेकिन वहां पे प्राइवेट ओन्ड इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनको कंट्रोल में रखने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक लाइसेंस लगा दिया। तो लाइसेंस क्या होता है, इट इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू अ इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। अब इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, उनको जब भी इंडस्ट्री लगानी होती थी, दे हैव टू टेक अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस। अब देखो स्टूडेंट्स, अब उनको क्या करते थे, जब भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस अपने इंडस्ट्री लगाती थी तो कब कब उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। उनको 3 बारी लाइसेंस लेना पड़ता था। सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ अ न्यू इंडस्ट्री। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ने न्यू इंडस्ट्री लगानी है, सेटअप करनी है, तो उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। इसी तरह से एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस। और अगर पहले से उसकी कोई इंडस्ट्री चल भी रही है, अगर उसको लगता है कि मुझे इसको अब एक्सपैंड करना है, मुझे अपने काम को बढ़ाना है, तो उस एक्सपेंशन के लिए भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को फिर से लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। देन थर्ड इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखो, एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, सपोज अगर वो बेदिंग सोप्स बना रहा है, उसको बेदिंग सोप्स के साथ साथ टूथपेस्ट भी बनाना है, या यूं कहें कि अपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कई और तरह के प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं, तब भी उस एंटरप्राइज को क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। तो इस तरह से प्राइवेट इंडिविजुअल्स को गवर्नमेंट ने कंट्रोल में रखने के लिए लाइसेंस वाला जो वो रिस्ट्रिक्शंस लगाया। और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे उनको कब कब लाइसेंस लेना पड़ता था, न्यू इंडस्ट्री लगाने के वक्त, अपनी इंडस्ट्री अगर पहले से लगी हुई है उसको एक्सपेंशन के टाइम पे भी, और अगर प्रोडक्ट को उसने डाइवर्सिफिकेशन करना है तब भी उसको लाइसेंस जो था वो गवर्नमेंट से लेना पड़ता था। बट गवर्नमेंट ने इस लाइसेंस में एक इजी प्रोसेस क्या रखा कि जब भी अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो था वो किसी बैकवर्ड एरिया में जाके इंडस्ट्री लगाता था, तो वहां पे गवर्नमेंट ने उनको एक इजी कर दिया कि इट वाज इजी टू ऑब्टेन लाइसेंस। तो ऐसे इंडिविजुअल्स तो बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाते थे, उनको लाइसेंस लेना इजी था, बिकॉज गवर्नमेंट का यहाँ मेन मोटिव क्या था, रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म करना, या यूं कहें कि रीजनल इक्विटी को प्रमोट करना था। राइट तो अब हम थर्ड पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब थर्ड हमारा जो फीचर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का है वो है इंडस्ट्रियल कंसेशंस। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया कि पहले एक इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया 3 स्केड्यूल्स में, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी एंड स्केड्यूल सी। और फिर जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, दे हैव टू टेक अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ द लाइसेंस। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को क्या किया था, कंट्रोल किया था विद द प्रोसेस ऑफ लाइसेंस। अब थर्ड जो है इंडस्ट्रियल कंसेशंस। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके लिए उनको कई तरह के इंसेंटिव्स दिए, उनको कई तरह के कंसेशंस दिए, वाई इन ऑर्डर टू प्रमोट द बैकवर्ड एरियाज। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो किसी बैकवर्ड एरिया में, रीजनल रूरल एरिया में जाके इंडस्ट्री लगाते हैं,
तो वहां पे उन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को कुछ कंसेशंस देगी गवर्नमेंट, ताकि जो हमारे रीजनल एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, उनको ग्रो कर सके गवर्नमेंट, उनकी डेवलपमेंट कर सके। तो कैसे कंसेशंस देती थी गवर्नमेंट? जैसे उनको टैक्स हॉलीडेज दे दिया कि कुछ सालों तक वो टैक्स से फ्री रहेंगे। इस तरह से कोई पावर सप्लाई उनको सब्सिडाइज रेट्स पे दे दी, या वाटर सप्लाई सब्सिडाइज रेट्स पे दे दी। ऐसा गवर्नमेंट ने इसलिए किया इन ऑर्डर टू एनकरेज द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स so that they can establish their industrial units in the backward areas। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने अपना इक्विटी वाला जो गोल था उसको प्रमोट करने की कोशिश की विद दिस इंडस्ट्रियल कंसेशंस। और फोर्थ है हमारे पास इसका फीचर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्टूडेंट्स यू ऑल नो व्हाट आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ तक रहता है। अगर इनका जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से अब चला जाएगा तो दे विल नॉट बी रिगार्डेड एज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो जो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं इनके क्या क्या फीचर्स रहते हैं? दे आर लेबर इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है कि ये इंडस्ट्रीज जो मशीन्स को कम यूज करती हैं और लेबर का ज्यादा यूज करके अपनी प्रोडक्शन तैयार करती हैं। तो इससे क्या होगा? जब ज्यादा लेबर का यूज होगा तो दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, राइट? तो यहाँ से इसीलिए गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया इन ऑर्डर टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अवर इकोनॉमी। दूसरा इनका क्या रहता है कि जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं इनको एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत कम पैसे की जरूरत होती है। So low investment या less investment is required to establish a small scale industry। तो इससे क्या होता है कि जितने हमारे छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, और अगर वो बैकवर्ड एरियाज में लगाएंगे तो इससे तो उनको और भी सरकार की तरफ से कई तरह के बेनिफिट्स मिलते थे। तो इस तरह से गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करके अपने इक्विटी वाला जो गोल है उसे अगेन उस पर फोकस करती है। Then these small scale industries are locational flexible। लोकेशनल फ्लेक्सिबल क्या होता है कि जैसे अगर ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं इनको रॉ मटेरियल या इनके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी रिक्वायरमेंट भी इनको बहुत कम होती है। तो इस तरह से अगर ये कहीं पे भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकती हैं। वाई? बिकॉज अगर इनका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो बहुत कम होता है, बिकॉज दे रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसीलिए दीज आर locational flexible that they can be established at any place because their requirements are very less। तो अब देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में दे आर लोकेशनल फ्लेक्सिबल, दे रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट एंड दे आर लेबर इंटेंसिव। इसीलिए इनको गवर्नमेंट ने प्रमोट किया इन ऑर्डर टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी इन अवर कंट्री। पर देखो यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से कंपटीशन से बचाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे कमोडिटीज की प्रोडक्शन को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिया कि ऐसे कुछ गुड्स थे जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकती थी, और उन गुड्स की प्रोडक्शन के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और मोर ओवर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एंटरप्रेन्योर्स थे उनको जो लोन देती थी एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम, इन ऑर्डर टू एनकरेज देम टू एस्टेब्लिश स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फिफ्थ इज द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट किया। वाई? बिकॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी इकोनॉमी में जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है। So in order to develop infrastructure facilities in our economy, government ने large scale industries पे भी focus किया। So this was all about our industrial policy resolution students। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि why public sector was given the leading role, कि पब्लिक सेक्टर को ही लीडिंग रोल क्यों दिया गया इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर को इसमें पीछे क्यों रखा गया? देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने आके हमारी जो इकोनॉमी को टोटली एक्सप्लॉइट कर दिया है ना, तो अब किसी के पास भी कोई भी पैसा नहीं था। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कि जितने भी हमारे प्राइवेट यहाँ पे इंडिविजुअल्स थे, जो लोग थे, उनके पास पैसा ही नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। अब जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो किसको आगे आना पड़ेगा? गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा ना, ताकि वो अपनी यहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करे, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास they do not have the money or the finance to invest in the industries। Second is the lack of initiative to invest। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि at that time the income of the people was very low, there was low income
इनकम बहुत कम थी, जब इनकम कम होगी तो उससे क्या होगा, डिमांड भी कम होगी, राइट। जब डिमांड कम होगी तो चीजों की मार्केट भी बहुत कम होगी, लो मार्केट, राइट। जब मार्केट नहीं है चीजों की, देयर विल बी लैक ऑफ इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट, लोग आगे ही नहीं आएंगे कि जब किसी चीज का की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो लोग आगे ही नहीं आएंगे कि उस चीज की प्रोडक्शन करें। जब इनिशिएटिव नहीं होगा तो देयर विल बी लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट होगी ही नहीं। जब लोगों को लगेगा कि इसकी डिमांड ही नहीं है तो लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, व्हाई द प्रोड्यूसर विल मेक द गुड्स, राइट, बिकॉज अगर जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो अगेन इनकम फिर से कम हो जाएगी। तो देखो कहां से, इनकम से, लो इनकम से स्टार्ट हुआ ये सर्कल और लो इनकम पे ही आके फिर से खत्म हो गया। तो ये क्या था, हमारी इकोनॉमी में तब एक विशियस सर्कल ऑफ लो इनकम जो था वो घूम रहा था, और इस सर्कल को तोड़ने के लिए, इस विशियस सर्कल को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ना था कि वो अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस को किस तरह से फास्टर करे। थर्ड इज द ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें वी क्वाइट नो दैट द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो किसके लिए काम करते हैं, दे वर्क फॉर देयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उनको लोगों के भले से कोई मतलब नहीं होता है, तो लोगों के भले के बारे में और सोशल जस्टिस या सोशल वेलफेयर के बारे में कौन सोचता है, इट इज द ओनली गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का एट दैट टाइम मेन मोटिव क्या था कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो, पर उस ग्रोथ के साथ लोगों के साथ जस्टिस भी हो, राइट। The government main focus at that time was कि everyone should become a part of growth process and everyone should enjoy the benefits of that growth process, right। तो ये सब कौन कर सकता था, only the government, that is why the public sector was given a leading role in that time, right। चलिए जी, अब हम बात कर चुके हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कि गवर्नमेंट ने किस तरह से अपने इन दोनों सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए क्या कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, ये कौन कौन से स्टेप्स उठाए। तो अब हम बात करेंगे हमारे फॉरेन ट्रेड के बारे में कि एट दैट टाइम बिटवीन द ईयर 1950 टू 1990 गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड को लेके कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई या कौन सी पॉलिसीज अपनाई जिससे कि हमारा इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल की ग्रोथ भी जो हो और हमारा फॉरेन ट्रेड भी जो है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्ट ना हो। तो इसमें गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, दैट वाज द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, और आई कैन से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके नाम से ही क्लियर है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, कि हमें अपने अंदर ही, अपनी ही कंट्री के अंदर देखना है जो भी गुड्स की हमें रिक्वायरमेंट है और इंपोर्ट्स को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो the policy refers to the replacement of imports by domestic production of those goods which we used to import from the rest of the world, right। तो कि हम जो चीजें, जो भी गुड्स हम बाहर के और कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे, अब हम उन इंपोर्ट्स को हमें खत्म करना है और खत्म करके उन चीजों को हमें अपनी ही नेशन के अंदर, अपनी ही कंट्री में उनको प्रोड्यूस करना है। दिस वाज द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। अब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी क्यों अपनाई, इट वाज डन इन ऑर्डर टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अवर ओन कंट्री। देखो स्टूडेंट, क्वाइट क्लियर है कि अगर हम चीजें बाहर से नहीं मंगवाएंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, पर उनकी डिमांड तो है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी खुद की कंट्री में उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी और उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, उनकी एस्टेब्लिशमेंट में ज्यादा जोर दिया बाय अडॉप्टिंग द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। और गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए कौन कौन से मेजर्स उठाए, दैट वाज द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, और आई कैन से टैरिफ्स एंड कोटास। अब देखो टैरिफ्स क्या होता है, टैरिफ्स होता है जो इंपोर्ट पे ड्यूटी लगती है, दैट इज कॉल्ड टैरिफ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट्स के ऊपर जो ड्यूटी थी, इंपोर्ट ड्यूटी थी, उसको इंक्रीज कर दिया। अब जब कोई भी चीज पे ड्यूटी लगती है और वो बढ़ जाती है तो उसका असर किस पे पड़ता है, उस आइटम के प्राइस पे ही पड़ता है ना। तो इस तरह से हेवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स, जिससे क्या हुआ कि जो इंपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स थे वो कॉस्टली हो गए, एक्सपेंसिव हो गए, और इस तरह से गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को कम कर दिया। जब डिमांड कम हो जाएगी तो इंपोर्ट्स खुद ब खुद उनके कम हो जाएंगे। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या मेजर उठाया, दैट वर दी कोटाज। कोटाज, और जिसको हम बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो कोटाज क्या होते हैं, फिक्सिंग ऑफ द लिमिट ऑफ द क्वांटिटी ऑन द क्वांटिटी ऑफ द इंपोर्ट आइटम्स, कि गवर्नमेंट ने
क्वांटिटी पे एक लिमिट लगा दी कि अ पर्सन और वी कैन नॉट इम्पोर्ट मोर क्वांटिटी देन दिस लिमिट फ्रॉम दी अदर कंट्रीज, तो इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, दैट इज कॉल्ड दी कोटास। अब देखो यहाँ जब टैरिफ्स लगाए गवर्नमेंट ने, उससे चीजें महंगी हो गई, तो कई ऐसे रिच लोग थे जो अभी भी उसको अफोर्ड कर सकते थे और बाहर से मंगवा लेते थे एट द चाहे वो महंगी भी थी। बट जब गवर्नमेंट ने कोटा ही लगा दिया तो वो उस कोटा से, उस लिमिट से ज्यादा तो वो मंगवा ही नहीं सकते थे। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने इन दो तरीकों से अपने इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया। ठीक है, अब इसमें हमारा अगला टॉपिक क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव। तो इस पॉलिसी को फॉलो करने के उसके हमारे गवर्नमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? स्टूडेंट्स, व्हेन वी यूज टू इंपोर्ट द गुड्स, उससे क्या होता है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है दैट वी हैव टू पे टू द अदर कंट्रीज। तो गवर्नमेंट का फर्स्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का, दैट वाज द सेविंग फॉरेन एक्सचेंज। इस तरह से गवर्नमेंट अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाना चाहती थी, सेव करना चाहती थी, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। अब सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अचीविंग ऑफ सेल्फ रिलायंस। दूसरा हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि वो अपनी कंट्री में ही खुद की प्रोडक्शन करे, जिससे कि वो सेल्फ रिलायंट हो जाए और उसको दूसरे कंट्रीज पे किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट ना होना पड़े। द थर्ड वन इज टू यूज फॉरेन एक्सचेंज फॉर डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स। अब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की हमने बात की कि गवर्नमेंट अपना मेन ऑब्जेक्टिव इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का क्या था कि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सेव करना चाहती थी, और उसी सेव्ड फॉरेन एक्सचेंज को वो क्या करना चाहती थी, अपने डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स पे लगाना चाहती थी। अब डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स वो गुड्स थे, वो इंपोर्ट्स थे जिनको वी कैन नॉट प्रोड्यूस इन अवर डोमेस्टिक नेशन। ऐसे गुड्स लाइक कैपिटल गुड्स, हैवी गुड्स, जो जैसे प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। तो ये गुड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज। तो ऐसे गुड्स जो थे जो हम अपनी ही कंट्री में नहीं बना सकते थे, उन गुड्स के लिए उस फॉरेन एक्सचेंज को गवर्नमेंट यूज करना चाहती थी। और इसका फोर्थ मोटिव क्या था, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब देखो, जितने भी हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स होते हैं स्टूडेंट्स, एट दैट टाइम दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू कम्पीट द इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। या मैं यूं कहूँ कि बाहर के कंट्रीज से जो भी गुड्स आते थे, उनकी क्वालिटी या उनके स्टैंडर्ड्स जो होते थे, दे वर वेरी मच सुपीरियर एज कंपेयर टू द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो यहाँ पे फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते थे, उनको कहीं ना कहीं एक फियर रहता था कि हम अगर हम लोग ये गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और वैसा ही प्रोडक्ट अगर बाहर से आएगा, तो बाहर के प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं इनके गुड्स कहीं पीछे रह जाएंगे। तो इस तरह से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी अपनाई और हमारे इंपोर्ट्स पे एक रोक लगा दी थी। अब देखो स्टूडेंट्स, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी हमें समझ आ गया, पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक चीज को इग्नोर किया। गवर्नमेंट ने अपना फोकस किस पे रखा ज्यादा, सेविंग द फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंस्टेड ऑफ अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन। गवर्नमेंट ने ये सोचा ही नहीं कि लेट अस अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग अवर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट अवर फॉरेन ट्रेड। अब स्टूडेंट्स, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेप्स पढ़ लिए, इंडस्ट्रियल के पढ़ लिए, फॉरेन ट्रेड के पढ़ लिए। अब हम करेंगे इसका क्रिटिकल अप्रेजल कि इन तीनों में जो जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अडॉप्ट करी, उससे हमारे कंट्री को क्या नुकसान हुए और क्या फायदे हुए। राइट, चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने तीनों सेक्टर्स में पढ़ लिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन ट्रेड में, कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी थी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज सेक्टर्स। चलिए अब हम उन पॉलिसीज का पढ़ेंगे क्रिटिकल अप्रेजल, कि उन पॉलिसीज को अडॉप्ट करने से हमारी इकोनॉमी में उन पॉलिसीज के क्या क्या गुड इफेक्ट्स पड़े और क्या क्या बैड इफेक्ट्स पड़े। तो बात करते हैं पहले गुड इफेक्ट्स की। सबसे पहले हमारा उससे इन तीनों में, इंडस्ट्रियल में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और अगर मैं बात करूं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी से, हमारा जो जीडीपी था वो बढ़ा, जो 1950 में कितना था 11.8% एंड इट रोज टू 24.6% इन 1990। सेकेंड इसमें क्या था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए वो तीन तरह का क्लासिफिकेशन किया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लगाया और इंडस्ट्रियल कंसेशंस दिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। उससे हमारी यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज की डाइवर्सिफिकेशन आई। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि अब हमारे पास कोई दो तीन लिमिटेड सी इंडस्ट्रीज नहीं थी, नाउ वी हैव लार्ज वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से हमारा इंडस्ट्रियल बेस भी हमारी इकोनॉमी का जो था वो स्ट्रांग हुआ।
थर्ड है हमारे पास एसएसआई प्रमोटेड एम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में किसमें फोकस किया था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, इन ऑर्डर टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। और जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया उससे हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई। फोर्थ इज द ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ किस लिए की थी? ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी एस्टेब्लिश हुई। देन वी हैव ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब यहाँ पे हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट किया गया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, जिससे हमारी ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफिकेशन हुई, दैट मीन्स ग्रोथ हुई, जीडीपी बढ़ा, पर उसके साथ साथ हमारी सोशल जस्टिस भी बढ़ी, क्योंकि गवर्नमेंट ने फोकस किया था रीजनल रूरल एरियाज पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया, उसके साथ साथ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से अर्बन एरियाज पर भी फोकस किया। तो सिक्स है हमारा, अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स की बात करूं जिसमें हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स थे, टेक्निकल रिफॉर्म्स थे, तो उससे हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बन गई। और हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि इससे हमारे कंट्री में क्या आया था? एक ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हमें हमारे जो फूड ग्रेन्स थे वो बाहर से इंपोर्ट कराने की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। देन द सेवेंथ इज द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब जब गवर्नमेंट ने उसमें एक मेजर उठाया था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, तो इंटरमीडियरीज कौन थे? हमारे जमींदार। तो गवर्नमेंट ने इसमें फोकस किया कि हम अपने जमींदारी सिस्टम को गवर्नमेंट यहाँ पे अबॉलिश कर पाई, राइट। सो दीज वर द गुड इफेक्ट्स ऑफ ऑल द पॉलिसीज that were adopted by the government during 1950 to 1990। अब उन पॉलिसी मेजर्स के हमारी इकोनॉमी पे बैड इफेक्ट क्या पड़े? सबसे पहले एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब हमने जो आईपीआर 1956 पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा था कि द लीडिंग रोल वाज गिवन टू दी पब्लिक सेक्टर। तो जब पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दे दिया गया और जो प्राइवेट सेक्टर था दैट वाज कंट्रोल्ड थ्रू लाइसेंसिंग, तो पब्लिक सेक्टर ने यहाँ पे उसका एक्सेसिव डोमिनेंस हो गया कि पब्लिक सेक्टर वो सारे कंज्यूमर गुड्स भी बनाने लग गया जिस पर प्राइवेट सेक्टर जो था जिनको वो इजीली हैंडल कर सकता था। अब यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर की एक मोनोपोली आ गई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा करप्ट हो गया और उसकी इनएफिशिएंसी जो थी हमारी इकोनॉमी में प्रिवेल करने लगी। देन वी हैव मिसयूज ऑफ लाइसेंसिंग। अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए लाइसेंसिंग किया था, रिटर्न परमिशन जब प्राइवेट सेक्टर को लेना पड़ता था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट। तो कई ऐसे लार्ज बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े रिच पीपल थे, जिन्होंने क्या किया कि इस लाइसेंस का मिसयूज किया। क्यों? उन्होंने इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप तो नहीं करने होते थे पर एक लाइसेंस ले लेते थे इन ऑर्डर टू, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर्स जो थे उनको मार्केट से बाहर निकाल सके। तो देयर वाज मिसयूज ऑफ लाइसेंसिंग। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स कुड नॉट मैच द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसमें कि बाहर के गुड्स का पर जो था इंपोर्ट्स पर जो थे क्या लगा दिया गवर्नमेंट ने? रोक लगा दी थी थ्रू टैरिफ्स एंड कोटास। अब और प्रमोट क्या किया कि हम अपनी ही कंट्री में चीजें बनाएंगे, पर जो हमारी कंट्री के खुद के प्रोड्यूस गुड्स थे वो जो इंटरनेशनल गुड्स के साथ की क्वालिटी के साथ मैच नहीं कर पाए। तो फोर्थ इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टार्टेड डिप्लीटिंग। अब गवर्नमेंट ने हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी में किस पे फोकस किया? ऑन दी सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। तो धीरे धीरे क्या हो, बट वी वर इम्पोर्टिंग दोज गुड्स दैट वी कैनॉट प्रोड्यूस इन अवर नेशन। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे धीरे धीरे वो क्या होने लगे? खत्म होने लगे। फिफ्थ इज द इकोनॉमिकली सिक यूनिट्स। अब सिक यूनिट्स कौन से होते हैं? वो पब्लिक एंटरप्राइजेस जो कि घाटे में जा रही होती हैं। तो इस तरह से क्योंकि पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस थी हमारी इकोनॉमी में, कुछ ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेस थे जो कि हैवी ह्यूज लॉसेस में जा रहे थे और उनको बंद करना भी जो था ना वो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल था। तो इस तरह से कुछ ऐसे इकोनॉमिकली सिक यूनिट्स हमारी इकोनॉमी में आ चुके थे जिनसे हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट थी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हो रही थी। देन एक्सपोर्ट्स वर रिस्ट्रिक्टेड। अब हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज में एक्सपोर्ट प्रमोशन पे तो काम ही नहीं हुआ, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होके रह गए थे। तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट अवर सेकंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप जब मर्जी हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।